ऑडियो मिशन। नमस्कार, मैं हूँ विनय द्विवेदी। खरी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम बात करेंगे कोरोना काल में थिएटर। कोरोना का जो संकट है, उसमें थिएटर की क्या स्थिति है, थिएटर जो आर्टिस्ट हैं, उनकी क्या स्थिति है और थिएटर के साथ टीवी और फ़िल्म से जुड़े लोग भी हमारे साथ होंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं जो थिएटर से जुड़े हैं, टीवी से और फ़िल्मों से जुड़े हुए हैं। इनमें हमारे साथ हैं कुसुम शास्त्री जी। ये थिएटर और फ़िल्मों का और आजकल जो वेब सीरीज़ चल रही है उसका जाना-माना पहचाना चेहरा है। ज्योति दुबे हैं जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, फेसबुक पे मेरी मित्र भी हैं और बहुत सारे सीरियल्स में भी काम किया है। और और जैद अली जी हैं, ये जो है भोपाल में और मध्य प्रदेश में फ़िल्मों की शूटिंग, टीवी सीरियल्स की शूटिंग इनके बिना तकरीबन होती नहीं है। ये भी इस दुनिया का बहुत जाना-माना चेहरा है। आप तीनों मेहमानों का बहुत-बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कुसुम जी आपसे शुरुआत करते हैं। मेरा सीधा सवाल ये है कि जो कोरोना का संकट आया 24 मार्च के बाद पूरा देश बंद था, लॉकडाउन था। इस दौरान अलग-अलग पेशे से जुड़े लोग, अलग-अलग विधाओं से जुड़े लोगों की अलग-अलग तरह की दिक्कतें हुई। लेकिन एक जो समान दिक्कत सबकी थी वो ये थी कि घरों में कैद थे। तो मैं यहीं से शुरू करूँगा, बाकी सवालों पर बाद में आऊँगा कि कोरोना के दौर में जब आप घर पे रहीं, तो वो जो फ़ील थी, वो आपकी दिनचर्या जो थी, जब तक आप लॉकडाउन में फँसी रही घर पर अ, उसके बारे में कुछ बताएँगे? हाँ, देखिए मेरा एक्चुअली बहुत ही प्रॉब्लम्स रही रंगमंच वालों को, क्योंकि हमारा जो काम है वो तो पीपल इंटरेक्शन का ही है, रंगमंच पे ही है। और क्योंकि हम लोग घर में बैठे थे, इनकम का कोई सोर्स नहीं था। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है इसी में ही डेडिकेट की हुई है रंगमंच पे। तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल का सामना है, क्योंकि कोई आय का कोई और दूसरा साधन नहीं है उनके पास। तो बहुत ही दिक्कतें हुई हैं और मेरा पर्सनल जो रहा, ये रहा कि एक एंग्जायटी थी कि भविष्य में कैसा क्या होना है, कब लॉकडाउन खुलेगा। मेरी काफ़ी शूट्स थी जो कि डिले हो गई। मुझे उनको आगे करना पड़ा और शायद उसके बाद सब लॉकडाउन के कारण काफ़ी कुछ हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा है, क्योंकि ऐसे घर बैठे कई लोगों ने शूट किया, हालाँकि शॉर्ट फ़िल्म्स करी हैं, पर वो एक प्रोफेशनल उसमें वो नहीं आ पाता, क्योंकि कैमरा हैंडल करना एक टेक्निकल सा काम है। हम एक्टर्स हैं, तो ज़्यादातर अभिनय में हमारा फोकस रहता है। कैमरा और साउंड वगैरह काफ़ी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं। तो जैसे हम ज़ूम में अभी चर्चा कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ ऐसा होता है कि स्टूडियो में बैठ के अगर हम चर्चा करते तो शायद कुछ अलग उस पे आता। तो काफ़ी कुछ दिक्कतें हम बिल्कुल। लोग को इसमें आई हैं। जैद अली जी, मैं आपके पास आता जी। हूँ। मेरा जो सवाल मैंने कुसुम जी से पूछा वही सवाल ये है और उसमें मैं ये भी चाहता हूँ कि आप ये भी हमको बताएँ कि लॉकडाउन के दौरान जब आप घर में तकरीबन बंद थे, हम सारे लोग तकरीबन बंद थे, तो उस दौरान जो मानसिक स्थिति थी, एक तो ये था कि आप काम नहीं कर पा रहे थे, हम लोग काम नहीं कर पा रहे थे। दूसरी बात ये थी कि लोगों से मिल-जुल नहीं पा रहे थे। तो हम लोग जो पढ़ने-लिखने वाले लोग हैं, उन्होंने शुरुआत में किताबों के साथ कुछ वक़्त बिताया, जी। फ़िल्में देखी, बहुत सारा काम किया, लेकिन मानसिक रूप से जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो ये है कि मानसिक रूप से हम लोग काफ़ी परेशान होने लगे उसके बाद के दौर में कुछ दिनों बाद। आपका ऐसा कैसा अनुभव रहा? मेरा अनुभव देखिए इस मामले में मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा रहा। देखिए क्या होता है ना कि अपनी लाइफ में हमने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी थी काम के दौरान, चीज़ों के दौरान, स्पेशली फैमिली को कभी टाइम नहीं दे पाए थे इतना। सो ये पूरा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड किया बहुत अच्छी तरीके से। दूसरी चीज़, मेरा काम कंटिन्यू ऑन था। मेरी जो स्क्रिप्ट्स थी, जो नई स्क्रिप्ट्स थी वो कंटिन्यू आ रही थी, तो हम उन्हें पढ़ रहे थे। उनकी पूरी हम लोग प्लानिंग्स कर रहे थे, प्री प्रोडक्शन चल रहा था। इसके अलावा बाकी जो बचा-कुचा वक़्त होता था, उस दौरान हम लोग जो मूवीज़ होती हैं, जो वर्ल्ड सिनेमा होता है, उसको देखने में निकाला इस बार। और अच्छा रहा मेरे हिसाब से। हर चीज़ में आप कुछ ना कुछ पॉज़िटिव देख सकते हैं। जो लॉकडाउन हुआ काफ़ी लोगों के लिए डिप्रेसिंग रहा, जिनका काम बंद हो गया, जिनके पास खाने-पीने के पैसे नहीं थे, चीज़ें नहीं थी, उन लोगों के लिए काफ़ी तकलीफ़देह रहा। फॉर्च्यूनेटली हम लोगों ने उस चीज़ को जितना पॉज़िटिवली हम उसको इस्तेमाल कर सकते थे, हमने किया उसको। मैं दूसरे आपने जो बात की उस पे भी कुछ सवाल मैं करूँगा। ज्योति, अ, जी सर। जो सवाल मैंने दोनों मेहमानों के साथ किया वही कि तो आपका जो निजी एक्सपीरियंस इस दौरान जब
घर बंदी थी, देश बंदी थी, उस दौरान का मैं प्रोफेशनल एक अलग सवालों में आऊँगा, लेकिन ये जो है इस समय को आपने किस तरीके से इस्तेमाल किया? अगर मैं बोलूँ तो मैंने लिखने की कोशिश की, कविताओं को लिखने की कोशिश की और कहानियाँ लिखी। इसके साथ-साथ अपने 2-3 नाटकों का पाठ किया, जिससे मैं लॉकडाउन के बाद मैं सोच रही थी कि उसका मंचन करूँगी, लेकिन यही समस्या है कि अभी हमारा जो स्टेज है वो ओपन नहीं है, पब्लिक अपील नहीं कर सकती एक साथ, बहुत सारे लोग नहीं आ सकते, तो थोड़ा-सा हमें प्रॉब्लम हो रही है। पर हाँ, मैंने कोशिश की है कि इस बीच मैंने सरकारी कुछ ऐड थे, जो मैंने घर बैठे-बैठे ऑडियो के थ्रू किए और बस यही सब मैंने किया, जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। कुसुम जी, एक्चुअली थिएटर जो है वो सीधा-सीधा अपने दर्शकों से जुड़ा होता है, माने आम लोगों से जुड़ा होता है। टीवी ठीक है कि आप टीवी और फिल्म में एक खास लोकेशन पर, सेट पर आप शूट करते हैं और उसके बाद वहाँ आम लोगों का उससे वहाँ उस समय जब काम का दौर होता है तो जुड़ाव नहीं होता है। तो वो ठीक है कि बाद में जब वो रिलीज़ होती हैं या टीवी पे आती हैं तो लोग घरों में देख लेते हैं, लेकिन थिएटर के साथ ऐसा नहीं है। थिएटर में रीटेक नहीं होता। एक बार शुरू हुआ तो वो बिल्कुल पूरा प्ले जब होता है तभी खत्म होता है। तो थिएटर में बिना लोगों के जब कोरोना का संकट आया तो एक अलग तरह की दिक्कत हुई, क्योंकि थिएटर को हम तकनीक के साथ कैसे जोड़े, मैंने बहुत से लोगों से बात भी की इस मामले में कि थिएटर ऐसे संकट में जब लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग, मैं सोशल डिस्टेंसिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूँ जानबूझ के, क्योंकि ये मुझे शब्द ठीक नहीं लगता। फिजिकल डिस्टेंसिंग के समय में थिएटर को तकनीक के सहारे कैसे लोगों के बीच ले जाया जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। इस मामले में आप क्या कहेंगे? तो जैसा कि मैंने बोला कि दिक्कतें तो हमको आ रही है, क्योंकि हमारी ऑडियंस हमारे सामने ही रहती है, थिएटर में तो लाइव परफॉर्मेंस रहता है, तो बहुत दिक्कत है कि हम उसको सोशल मीडिया के द्वारा हम उसको लोगों को पहुंचा सके। ऐसा बहुत मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है, लेकिन फिर भी अब ऐसी स्थिति है, जटिल स्थिति है, तो उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। आई एम श्योर कुछ ना कुछ जो हमारे डायरेक्टर्स हैं कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक निकालेंगे, जैसे जूम हम यूज कर रहे हैं, इसी तरह का कुछ ऐसा अगर कुछ हो पाता है कि अपने अपने स्थान पर बैठे हुए ही विद कॉस्ट्यूम अगर हम डायलॉग्स की स्टडी या इस तरह का कुछ रिहर्सल भी हम इसके कारण कर पाए, तो शायद भविष्य में ऐसा संभव है कि हम इसके थ्रू भी हम यूट्यूब चैनल्स में या पर्सनली लोगों को लिंक्स भेज के शायद हम उसको कर पाएंगे। क्योंकि थिएटर में बहुत जैसे बैकग्राउंड चाहिए रहता है, कॉस्ट्यूम चाहिए रहती है, म्यूजिक चाहिए रहता है, बहुत सारी चीजें ऐसी टेक्निकल है जो कि हम लाइव ही दिखा सकते हैं, जिसको हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। बट होपफुली इन फ्यूचर शायद इस तरह की कोई हम लोग कोऑर्डिनेट कर पाए सब एक दूसरे के साथ, तो हो सकता है कि भविष्य में हम लोग यूट्यूब चैनल्स के द्वारा थिएटर को प्रमोट कर पाए। जयद अली, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जिस तरीके से बताया कि समय का बहुत बेहतरीन उपयोग आपने किया है, बहुत सारे थिएटर से जुड़े लोगों से मैंने इस दौर में बात की है, तो उन्होंने जैसे मुझे बताया कि इसी दौरान जूम पे कुछ उन्होंने जो है लोगों के साथ जो है रिहर्सल, डायलॉग रिहर्सल और इस तरह की कोशिश जरूर की है। लेकिन उनका भी कहना यही है, जो कुछ डायरेक्टर से, मेरी थिएटर डायरेक्टर से बात हुई, तो वो कहते हैं कि बोले ये बस एक काम चलाऊ किस्म का सिस्टम हमने बनाने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इससे सफल नहीं होते हैं। आप क्या कहेंगे कि इस संकट काल में, खास करके बंदी के दौर में जो थिएटर रहा, उसने किस तरीके की एक्टिविटी कर पाई है तकनीक के सहारे? देखिए, अभी जैसे कि कुसुम जी ने भी कहा, सभी ने कहा कि बड़ा ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन है इस टाइम पर। और जितने भी क्या नाम से हम लोगों के साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो भी थिएटर को स्पेशली अगर आप बात करें तो किया जा सकता है। जैसे कि अभी जो आप जूम है, ये भी क्लाउड नेटवर्किंग का है बेसिकली। तो कई जगहों पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर कि आप थिएटर को ऑलरेडी फीचर कर सकते हैं सब चीज़ों के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू। तो क्लाउड नेटवर्किंग के थ्रू आप बहुत सारी जगहों पे थिएटर को फीचर कर सकते हैं। यूट्यूब को आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको उससे यूट्यूब व्यूज भी मिलते हैं, आपको पता भी चलता है कितने लोग देख रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है। तो ये एक चीज हो रही है। अगर आई थिंक आपका सवाल भी सही समझा हूँ। हाँ हाँ, ठीक, बिल्कुल जयद अली जी। ज्योति, मैं आपके पास आता हूँ। एक सवाल तो यही है जो आपने सुनना मैंने दोनों मेहमानों से किया है, और इससे मैं थोड़ा सा जोड़ रहा हूँ। आप क्योंकि थिएटर आर्टिस्ट, टीवी आर्टिस्ट, फिल्म में तमाम सारा आपका काम का
इकोनॉमिकली मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो थिएटर आर्टिस्ट काम करते हैं उनका अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, सोशल बैकग्राउंड है। जब कोरोना का संकट आया, जो अभी भी चल रहा है, अभी भी थिएटर संभव नहीं है, प्ले संभव नहीं है, ऐसे में उन जो कलाकार हैं उनकी जो आर्थिक स्थितियां हैं, स्वाभाविक है कि ये जो थिएटर आर्टिस्ट हैं ये कोई बहुत बड़ा इनको पैसा नहीं मिलता है। कुछ इनमें से शौक के लोग होते हैं जो शौक से थिएटर करते हैं, कुछ लोग हो सकता है मजबूरी में करते हो, तो इनके अलग अलग तरह के इनके बैकग्राउंड हैं, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी। तो मैं इस जानना चाहता हूँ किस तरीके से लोगों ने इस समस्या को फेस किया होगा, खास करके फाइनेंशियली भी, और अब वो लोग जो है, आपकी स्वाभाविक बातचीत हो रही होगी लोगों के साथ, वो इससे कैसे उभरने की कोशिश कर रहे हैं, क्या प्लान है हो सकता है उनके पास? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। मैं एक्चुअली इसी के बारे में मतलब एगरली चाहती थी कि इस पर बात हो। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं विनय सर, जो कि जिनका गुजारा सिर्फ और सिर्फ उनका ये काम है, थिएटर से काम बोले या फिर हम पेंटिंग की बात करें या फिर हम सिनेमिक आर्ट की बात करें, उनका सिर्फ इसी पर काम चलता है। और लॉकडाउन के चलते उनका जो काम है वो रुक गया। और जैसे कि हम लोग पर डे इनकम करते हैं कि आज हमने काम किया तो हमें पैसा मिल गया, वैसे लोगों के पास पैसे थे ही नहीं, उनके पास अनाज नहीं था, तो सरकारी जो मदद थी वो उन तक पहुंची, वो भी किसी हद तक पहुंची, मतलब पूरा नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा लोगों की मदद हो सकी। यहाँ तक कि संस्कृति डिपार्टमेंट ने भी अपने है ना 1-1 मिनट के वीडियो में उनको बोला कि आप अपना जो भी टैलेंट है उसका वीडियो बनाइए और हम आपको पे करेंगे। वो बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं था, पर हाँ उससे कुछ थोड़ी मोड़ी मदद हो सकती थी। और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि अब थिएटर शुरू हो, शूटिंग शुरू हो तो हमारा घर चले, क्योंकि वो जब इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं और डिपेंडेंट सिर्फ और सिर्फ कैमरा पे हैं या थिएटर पर है। मुझे लगता है कि सरकार को जो है शुरू कर देना चाहिए थिएटर और या शूटिंग, और वो कर भी रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यूज चैनल पर देखा कि 15 जून से शुरू हो जाएगा, लेकिन हाँ वो उस हद तक नहीं शुरू होगा जैसे पहले चलता था काम, कि हमारे भोपाल शहर में वेब सीरीज आ रही हैं या फिल्म्स की शूटिंग हो रही है, उस हद तक नहीं होगा या उतने ज्यादा आर्टिस्ट नहीं होंगे, तो थोड़ा मुश्किल समय तो है ये। कुसुम जी, मैं आपके पास आता हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सरकारें अब जो है सरकारों के जो संस्कृति विभाग हैं, कला, साहित्य, इस तरह रंगमंच, इन सारी विधाओं के लिए जो एक पूरा विभाग होता है, उसके फंड भी नहीं बढ़ रहे हैं। जो सरकारें जो बजट आवंटन करती हैं वो भी नहीं बढ़ रहा है, और अलग अलग सरकारों का अब जो नजरिया है वो पसंद नापसंद से भी जो है असर भी तय करते हैं, सरकारें भी तय करती हैं। थिएटर एक अलग तरह की विधा है जिसमें लोग डूब के काम करते हैं, और वो ये विधा ऐसी नहीं है कि जिसमें सिर्फ जो है काम चलाऊ किस्म के लोग काम कर पाते हों, बहुत ही दक्ष किस्म के लोग काम करते हैं। सरकारें जब सहयोग नहीं करेंगी और ऐसे में थिएटर का जो आर्थिक ढांचा है वो थिएटर को कैसे बचा पाएगा? सर बहुत ही मुश्किल है सरवाइव करना। जो लोग बहुत ही डेडिकेटेड हैं इस चीज के लिए, वो लोग तो बिल्कुल लगे हुए हैं जी जान से कि अभिनय क्षेत्र जो है बढ़े, काफी चर्चित नाम है जिसमें की। लेकिन जो सरकार की तरफ से हमको ग्रांट मिलती है या इंडिविजुअली पर एक्टर को ग्रांट मिलती है, वो तो नेग्लिजिबल है, मतलब नील के बराबर है। जो डायरेक्टर्स हमको दे देते हैं या फ्रीलांसिंग जो करते हैं उनको मिल जाता है, तो वो उस पर ही वो सर्वाइव करते हैं, जैसा कि आपने बोला। ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर एक्टर्स का कि रंगमंच के जो जिन्होंने पूरी अपनी जीवन जो है रंगमंच को समर्पित किया हुआ है, उनके लिए पर्टिकुलर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा गया है। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई सैलरी या इस तरह का कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया हुआ है। तो ये बहुत ही दुखद है कि सरकार रंगमंच के कर्मियों की जो श्रम है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। क्योंकि बाहर के देशों को देखेंगे तो काफी वेल नोन अच्छा स्ट्रक्चर चलता है उनका। अगर वो 5 घंटे काम करे तो उसके हिसाब से उनको पेमेंट्स दी जाती है, पर यहाँ तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करा गया इस फील्ड को। ऐसा लगता है कि पूरी तरह से निग्लेक्ट कर दिया गया। तो ये मुझे लगता है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे संस्कृति विभाग है तो उनका बजटिंग इतना नहीं होता। जैसे अगर आप किसी पर्टिकुलर प्ले के लिए ग्रांट भी भरते हैं तो संस्कृति विभाग बहुत ही एक स्मॉल अमाउंट जो है उसको देता है, मतलब वो सफिशिएंट नहीं होता एक प्ले को कर पाने के लिए। तो कई बार हमको ही अपना ग्रांट लगाना पड़ता है, अपनी तरफ से पैसा बल्कि इस पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये बड़ी दुखद समस्या है
क्योंकि हम लोग तो खैर डेडिकेटेड है, हम चाहते हैं कि विद्या जीवित रहे। अदरवाइज तो अगर यही हाल रहा तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो है काफी कम हमको जो है ये देखने को मिलेगा। काफी जगह जो है थिएटर बंद ही हो गया है ऑलमोस्ट। हाँ, अब अभी तो थिएटर की स्थिति आप दर्शकों के हिसाब से अगर देखें तो वो भी एक मुश्किल है। कहूँगा मैं आपके पास जनरली थिएटर का जो अर्थशास्त्र है, मैं फिल्मों और टीवी के जो है गोरेगांव के स्टूडियो के अर्थशास्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं थिएटर का जो अर्थशास्त्र है, जो एक बहुत ही समृद्ध जो परंपराएं थी, सरकारें थिएटर को सपोर्ट करती थी, बेहतरीन थिएटर बने हैं। अब ना थिएटर, नए थिएटर भी नहीं बन रहे हैं, नए जो है हॉल नहीं बन रहे हैं, उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है, सरकारें भी हाथ खींच रही हैं। ऐसे में अभी तक मुझे ऐसा भी नहीं लगा कि किसी थिएटर के बड़े डायरेक्टर या संस्थान ने कोई इसका वैकल्पिक रास्ता जो है उसका कोई प्लान किया हो। मुझे मालूम नहीं, हो सकता ऐसा हुआ हो, किसी ने ऐसा किया हो कि बिना सरकारी मदद के थिएटर को ताकतवर बनाया जाए। आप क्या कहेंगे इस मामले? देखिए, सबसे पहले तो ये जो एंटरटेनमेंट सेक्टर है, स्पेशली थिएटर्स, वो ये गवर्नमेंट की नजर में सबसे नेग्लेक्टेड जोन होता है, जो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी वाला जोन होता है। इनके लिए इनका मतलब ये होता है कि यार इनको कुछ करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इवन हम गवर्नमेंट्स के पास जाते भी हैं, अभी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी मीटिंग्स हुई इसी चीज से रिलेटेड कि भाई आप जो फ्रीलांसर्स हैं, जो फिल्म में जो फ्रीलांसर्स थे, आप उन लोग, आप दुनिया भर को पैकेजेस आप अनाउंस कर रहे हैं। हमारी क्या गलती है? हम एंटरटेनमेंट सेक्टर वो सेक्टर है जो कि पूरी दुनिया को एंटरटेन करता है। हमारे वजह से कई देशों में हिंदुस्तान को जाना जाता है, कई जगहों पे आप इवन कई एक्टर, बट ये एक्टर्स किन स्थिति में रहते हैं कि आप ये आपने सुशांत सिंह राजपूत का केस देखा होगा, सब लोगों ने उस चीज को कवर करा, किस हद के डिप्रेशन से गुजरते हैं एक्टर्स जो होते हैं और जो बाकी टेक्नीशियंस होते हैं, जो फ्रीलांसिंग, कि भाई आज हमारे पास काम है, कल काम है कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और गवर्नमेंट का हमेशा से बहुत ही निग्लेक्ट करने वाला रहा है। जबकि एंटरटेनमेंट एक ऐसा सेक्टर है, अगर हम सिर्फ एंटरटेनमेंट सेक्टर को बंद कर दें, आप देखेंगे इंडिया में डिप्रेशन के केसेस बढ़ जाएंगे। अब वो सेक्टर लोगों को एंटरटेन करके रखता है और वी आर द लीस्ट, हम सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे होते हैं। खैर, व्हेन इट कम्स ऑन गवर्नमेंट थिएटर स्पेशली, हमारा मेरा मानना ये है कि अगर हम चाहें, हम लोगों को गवर्नमेंट को प्रॉपर, जैसे कि अभी मैं फिल्म शूटिंग से बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट फिल्म शूटिंग स्टार्ट नहीं कर रही थी हमारी। मैं गया तो उन्होंने कहा साहब गाइडलाइन भी आप ही बना के दीजिए, हमें गाइडलाइंस आप बना के दीजिए। तो मैंने 1 महीने उनके पीछे लगा रहा, गाइडलाइंस बनवाई, और फॉर्चुनेटली आज ही मुझे परमिशन मिली है फिल्म शूटिंग स्टार्ट करने की, कि आज से मैं शूटिंग स्टार्ट कर सकता हूँ चाहूँ तो। बधाई आपको। थैंक यू सो मच। बाकी उसी तरीके से आप चाहें तो थिएटर के लिए प्रॉपर हमें वहां पर जाके गाइडलाइन सबमिट करनी पड़ेगी, हमारी आवाज उनको सुनानी पड़ेगी कि भाई हम भी हैं, हमारी भी जरूरत है। हम भले ही बाकी लोगों की तरह, मजदूरों की तरह हम धरने प्रदर्शन नहीं करते हैं, हम सड़कों पे नहीं निकलते हैं, लेकिन हमारा इस सोसाइटी में, सोसाइटी को सेन रखने में बहुत बड़ा हाथ है, सोसाइटी को एंटरटेन रखने में बहुत बड़ा हाथ है। सो इनको निग्लेक्ट ना किया जाए, इनके लिए भी एक मंच होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जहाँ से इनकी बात कही जा सके। ज्योति, कला और संस्कृति जो है वो किसी भी समाज का एक वो महत्वपूर्ण पक्ष है जिससे हमारी सोसाइटी जो है कल्चर्ड होती है। हमारी जनरेशन जो है कला संस्कृति के जरिए अपने अतीत को समझती है, हमारे समाज के अतीत को समझती है, लोगों के साथ जो व्यवहार है वो सीखती है। तो ये जो जिस तरीके से कला और संस्कृति के प्रति जो सरकारों का रवैया है, वो आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ियां आएंगी, जो वो काफी समस्या का सामना करेंगी। इसलिए मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जब कला और संस्कृति ही अगर जो है, जैसे जय दलीप भी कह रहे हैं कि सरकारें इसके प्रति उदासीन हैं, ऐसे में अगर सरकारें कोई सहयोग नहीं करेंगी तो समाज को जो बहुत सारी चीजें जो दी हैं कला और संस्कृति ने, जो रास्ता दिखाया है, जो एक दूसरे के सहनशीलता सीखने को मिलती है कला संस्कृति, एक दूसरे के साथ रिश्ते और उठना बैठना, तमाम सारी चीजें सीखता है व्यक्ति। अगर ये स्थितियां होंगी तो आपको क्या लगता है कि हमारे समाज में किस किस तरह से लोग, अगर इंटरटेनमेंट नहीं होगा तो किस तरीके से लोग जो है समस्याओं का सामना करेंगे?
देखिए सर, ये जो अभी कुसुम जी ने भी यही बोला कि हमारी जो सरकार मदद करती है वो ना के बराबर होती है। और फिर जैद सर ने भी यही बोला कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा लोग जो है टीवी का इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, या इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया कहीं भी देखेंगे तो एक एक्टर जो है निकल के आता है। या हम एक बात करें कि हम पेंटिंग भी देखते हैं तो उसके पीछे कलाकार ही होता है, लेकिन हमेशा किसी की भी सरकार हो, हमेशा उसे नेग्लेक्ट ही किया जाता है। और अब जैसे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश सरकार की या हम अन्य राज्यों की बात करें, तो महाराष्ट्र सरकार जो है एक्टर्स के लिए कुछ ना कुछ करती है। वो घर भी बना कर देती है। और अगर हम साउथ में भी बात करें तो वहां पर भी कलाकारों को घर दिया जाता है। लेकिन अगर हम सेंट्रल जोन की बात करें, या हम बात करें हमारे मध्य प्रदेश की, तो यहाँ मुझे लगता है कि इतना ज्यादा कभी तवज्जो नहीं दिया गया कलाकार को। और हम ये भी कहें कि अगर हमने सरकार के भरोसे पे तो ये ज्वाइन नहीं किया है, कलाकार हम जब बने हैं तो हम अपने वो तो भरोसे ही ठीक बने, है, लेकिन लेकिन कहीं ना मराठी थिएटर की बहुत, जो थी, मैं बीच में रोक रहा हूँ, सॉरी। मराठी थिएटर और साउथ के कुछ थिएटर जो है हमारे देश में बहुत बड़े प्रतिष्ठा पाए हुए हैं, और वो सरकारें कर रही हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन हम जिन प्रदेशों में, हिंदी भाषी क्षेत्रों में खास करके अगर बात करें, तो यहाँ थिएटर, जितना मैं थिएटर को जानता हूँ, बड़े नाम हुए हैं छत्तीसगढ़ से लेके यहाँ तक, लेकिन उसके बाद भी वो जो प्रतिष्ठा मराठी थिएटर को है, उस तरह की हम नहीं पा पाए, इसलिए शायद सरकार ने उसको समझने को तैयार नहीं। मैं ऐसे किसी को ऐसे कंपेयर तो नहीं कर सकती सर, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जाए, या पिछले सालों को कुछ लेखा जोखा देखा जाए, या किए हुए नाटकों को देखा जाए, तो हिंदी थिएटर बहुत बेहतर है इन कंपैरिजन ऑफ मराठी थिएटर। मतलब अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि सर ये ऑडियंस, जरूरी नहीं कि मैं इस, हाँ सॉरी हाँ टू हाँ, इंटरप्ट बोलिए यू, बोलिए लेकिन कुसुम जी। ऑडियंस भी हिंदी हाँ थिएटर के ज्यादा है। मतलब अगर आप मराठी को हाँ देखें तो सिर्फ महाराष्ट्र में चलता है, और अगर आप साउथ का देखें तो सिर्फ साउथ के लोग देखते हैं। पर हिंदी हिंदी जो वो है थिएटर, वो लगभग लगभग सारे लोगों को टच करता है, और उनके जो हाँ, सब्जेक्ट्स हैं वो भी इजीली लोगों को टारगेट और समझ जाते हैं। मतलब कई तो ऐसे मराठी नाटक हैं जो हिंदी में जाकर बहुत फेमस हो गए हैं। हाँ, मतलब ये फेमस, मैं नहीं, राइट। मैं कोई कंपेयर नहीं करना चाहती हूँ, मेरा कोई मकसद ऐसा नहीं है कि मैं कोई कंपेयर नहीं है, करूँ, बट आप उसी को, हाँ, बोलिए हाँ, बोलिए। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि जो हिंदी थिएटर है वो कई सारे जो लोग हैं जो जॉब करते हैं, जॉब से समय निकालते हैं, शाम के वक्त 2 घंटे का समय निकाल कर रिहर्सल करते हैं और अपने जेब से पैसा लगाते हैं। दरअसल हमारा जो थिएटर है ना, जो भोपाल का थिएटर है या हिंदी रंगमंच का है ना, ये उनसे चल रहा है। अगर हम रेपेट्री या ग्रांट की बात करें तो कुछ चंद रेपेट्रीज हैं जो अपना काम कर रही हैं सिर्फ ग्रांट पाने के लिए। बाकी हम लोग अपने जेब से पैसा लगाते हैं और खुद करते हैं, क्योंकि हम ये इसीलिए शौकिया भी हो गया, ये प्रोफेशनल बचा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई पेइंग वो मंथ पे कुछ नहीं है। जैसे पहले रेपेट्री होती थी भारत भवन की, तो वहां कलाकारों को चुना जाता था, अब ऐसा कुछ बचा नहीं है। और मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में हमें थोड़ा सा स्मार्टली सोचना पड़ेगा। हमें सरकार के ऊपर तो हम डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि पिछले कुछ समय में उन्होंने कोई खास मदद की नहीं है हमारी, और हम आगे भी ऐसे उम्मीद नहीं कर सकते। जो उन्होंने किया वो ना के बराबर है। बिल्कुल कुसुम जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को बहुत स्मार्टली सोचने की जरूरत है कि हम थिएटर को किस तरह से एक्सपांड कर सकते हैं, किस तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इसका विस्तार और कर सकते हैं। वैसे तो हम लोग कोई होते नहीं है विस्तार करने वाले, लेकिन हम कितना कर सकते हैं, कितने हमारे एफर्ट्स लग सकते हैं। विनय जी, इसमें एक ठीक सजेशन में कहा देना चाहूंगा आपने। छोटी सी बात है। हाँ, बोलिए बोलिए। विनय, बेसिकली मेरा इत्तेफाक से अभी लास्ट ईयर मैं कुछ काम के सिलसिले में बाहर गया था इंडिया से। तो वहां पर मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई, पूरे कुछ लोग थिएटर से रिलेटेड ही आए हुए थे। तो ली स्ट्रासबर्ग करके एक स्कूल है न्यूयॉर्क का, जो कि एक्टिंग भी सिखाता है और वो थिएटर एक्टिविटीज को भी प्रमोट करता है। इसी तरीके से न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी है, पेरिस फिल्म स्कूल है, इस तरीके से बहुत सारे थिएटर। तो उनके, मैंने एक चीज पूछी कि उनके लोग बहुत अच्छा पे कमाते हैं पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं है सिर्फ न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, कहीं पर। उन्होंने थिएटर को कमर्शियलाइज किया है, नंबर वन। उन्होंने थिएटर को कमर्शियलाइज किया है। अगर आप किसी भी चीज को जिंदा रखना चाहते हैं, किसी भी विद्या को जिंदा रखना चाहते हैं, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप उसे कमर्शियलाइज करें, बिल्कुल ठीक प्रॉपर बात है। को मार्केट किया जाए, लोगों को अच्छी जगहों पे भेजा जाए। कई जगह ऐसे हैं जहां पर लोग अच्छे थिएटर देखना पसंद करते हैं। इवन उन्होंने बताया हाँ। मुझे न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी के इंडिया की तरफ से हमारे पास रेगुलर ट्रुप्स आते हैं, जो आते हैं हमारे थिएटर में आके परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट कल्चर से होते हैं, मल्टी कल्चर, मतलब लोग आके वहाँ पर परफॉर्मेंस देते हैं। और उनको पैसा भी बहुत अच्छा मिलता है, और बहुत तो
हमें करने की जरूरत है हमारे लोगों को। इवन इंडिया, मध्य प्रदेश के थिएटर से, भोपाल के थिएटर से कई लोग इंटरनेशनली परफॉर्म करके आए हैं ऑलरेडी, अलग अलग तरीके के, भले वो लाइट होके में जाते हैं कई जगहों पे, एक्टिंग, परफॉर्मिंग, थिएटर, आर्ट में वगैरह। तो इम्पोर्टेंट ये है, अगर आपको ग्रो करना है, अगर हम सरकार पे डिपेंड नहीं हो सकते हमेशा, या हम हमेशा एक इंसान, इंडिविजुअल पे नहीं डिपेंड हो सकते कि भाई ये आके हमारा कुछ करे। अगर हमें हमारी मदद करनी पड़ेगी, तो इम्पोर्टेंट ठीक है है। कि हमें एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा थिएटर का, हाँ, दुनिया भर कनेक्ट करना पड़ेगा, उस सर्किल का हिस्सा बनना पड़ेगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर वो हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा यहाँ के थिएटर आर्टिस्ट के लिए। प्रॉपर इनकम का सोर्स बन सकता है। वो शौक से करते हैं और अपनी जीत से थिएटर पैसा लगा के थिएटर करते हैं, वो चीज बदलेगी। जी, किस मुद्दे पर? सुशांत की जो सुशांत की आत्महत्या। ओके, हाँ, उसके देखिए ऊपर वो सुशांत सिंह, आई थिंक सुशांत सिंह राजपूत का तो सबसे पहले कहना चाहूंगा मैं, बहुत ही अनफॉर्चुनेट केस हुआ। और कई लोगों को इमोशनली, जिन लोगों ने देखा वो भी कई लोग इमोशनली उस चीज से कनेक्ट हुए कि सुशांत सिंह राजपूत काफी जाने माने कैरेक्टर एक्टर थे। और आजकल के एक्टर्स को तो यही इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप जब इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। आप, ये नेपोटिज्म की जो बात चल रही है, सारी चीजों की बात चल रही है, ये था, है और हमेशा रहेगा। पॉलिटिक्स, जो किसी भी वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स होती है, ये थी, है और रहेगी हमेशा। सो अगर आप इसी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, कोई भी इसमें करियर बनाना चाहता है, सो भाई आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होके आना पड़ेगा कि ये चीजें मुझे फेस करनी है यहाँ पर आके। तो गैंगवार होगा ही। जी, आवाज गैंगवार होगा ही। आई एम सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही। गैंग बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि गैंगवार। गैंग वॉर, अच्छा। हाँ, गैंग वॉर तो हुई चल ही रहेगा, वो तो चलता रहेगा हमेशा। आप हमेशा सिचुएशंस आपके फेवर में कभी नहीं हो सकती। अगर आपको जिंदगी में कुछ अच्छा करना है और आगे बढ़ना है, तो आप ये एक्सपेक्ट कभी नहीं कर सकते कि सिचुएशन आपके हक में हो, लोग हमेशा आपके फेवर में हो। इट्स नॉट नेसेसरी। कुसुम जी, आप क्या कहेंगे? सर मुझे लगता है नेपोटिज्म तो हर जगह है, हर फील्ड में है, सिर्फ बॉलीवुड को इससे जोड़ के नहीं देखा जा सकता। और जहाँ तक सुशांत जी की आत्महत्या का सवाल है, मुझे लगता है बहुत ही दुखद घटना है। और सिर्फ सुशांत जी नहीं, बॉलीवुड में बहुत मैंने देखा लोग हैं जो एक सक्सेस पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद इस तरह की जो है वो अटेम्प्ट करते हैं। जैसे पृथ्वीशा बनर्जी, बालिका वधू की जो लीड एक्ट्रेस थी, उसका भी केस आया था। तो मुझे लगता है ये इंडिविजुअली ज्यादा डिपेंड करता है कि व्यक्ति खुद पर्सनली कितना आत्मबल है, उसमें अंदर से सशक्त है मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से, तो उस पर भी डिपेंड करता है। और जहां तक सुशांत जी का सवाल है, मुझे लगता है उनको थोड़ा वेट करना चाहिए था। उनकी अपकमिंग मूवीज आने वाली है, उसके बाद शायद उनका सिनेरियो बहुत चेंज हो जाता, उनकी लाइफ जो है मुझे लगता है ओपन अप होती। और कई बॉलीवुड ऐसे चेहरे हैं जो कि बॉलीवुड के बाहर से हैं, इंडस्ट्री के बाहर से, जिन्होंने बॉलीवुड प्रवेश किया है और काफी अच्छा नाम भी कमाया है, और एक्सेप्टेंस भी उनको बॉलीवुड में भी और जनता में भी बहुत एक्सेप्टेंस उनको मिली है। अपने टैलेंट के बलबूते पर उन्होंने अपना काफी अच्छा नाम भी कमाया, मुकाम भी बनाया। और मुझे लगता है ये पर्सनल ज्यादा लेवल पे हुआ है, जो भी उन्होंने स्टेप उठाया। उनका व्यक्तिगत मुझे लगता है थोड़ा सा, अगर वो पेशेंस रखते, डील करते समस्या को, और हर समस्या का हल यही होता तो फिर तो सर्वाइव नहीं कर पाते। मुझे लगता है ये इंडिविजुअली ज्यादा डिपेंड करता है। कुसुम जी, ऑडियो की दिक्कत है। ज्योति, बहुत संक्षिप्त में 1 मिनट है तुम्हारे पास। मेरे पास 1 ही मिनट है, पर मैं आपको मैं इस पे बिल्कुल बहुत जरूरी बात ये कहना चाहूंगी कि नेपोटिज्म जो है वो चला आ रहा है, बहुत पहले से चला आ रहा है, जिसकी वजह से आधा दर्जन लोग हैं जो हमारी इंडस्ट्री में वो सुसाइड कर चुके हैं। मेरी आवाज आप लोग को आ रही है? मुझे आ रही है। तो मेरा ये कहना है कि हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि सुशांत ने नेपोटिज्म की वजह से सुसाइड किया है, या ये सुसाइड ही है। ये मर्डर भी हो सकता है, क्योंकि हम किसी की मानसिक चीज को या उसके अंदर क्या चल रहा है, किसने क्या किया, कैसे किया, ये हम नहीं जान सकते। अभी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, तो कोई इसे सुसाइड कह रहा है, तो कोई कह रहा है या कहा जा रहा है कि एक दिन पहले कैमरा बंद हो गया, डायरी पढ़ी जा रही है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं इसमें बहुत ज्यादा श्योरिटी से नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, नेपोटिज्म है जो हर जगह है, चाहे बिजनेस की बात करें या इंडस्ट्री की बात करें या हम कहीं की भी बात करें, नेपोटिज्म है। हाँ,
हमें रियल टैलेंट या जो सच्चे लोग हैं, जो सच्चे कलाकार हैं, उन्हें स्पेस देना चाहिए, उनके लिए स्टैंड लेना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, तो हम करेंगे। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह की चर्चाएं हम करते रहेंगे। थिएटर पर हमने बात की और आज की बात में एक खास मुद्दा था, आगे भी इस तरह के मुद्दों पर चर्चा होगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप खरी न्यूज के यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।